तो आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 10th का वेक्टर अलजेब्रा। देखो इसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि वेक्टर क्या होता है और इससे रिलेटेड चैप्टर 11 भी है तुम्हारा, ठीक है। तो वेक्टर क्या होता है, देखो सबसे पहले तो स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी में फर्क कितना होता है। जो स्केलर क्वांटिटी होता है ना उसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। मैग्नीट्यूड का मतलब ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैग्नीट्यूड का मतलब है जैसे यहाँ से लेके कोई यहाँ तक की लेंथ है ना, तो उसको हम सेंटीमीटर में या मीटर में काउंट करने से ये लेंथ है तो हमें पता है ये 10 सेंटीमीटर की है, तो 10 सेंटीमीटर उसका मैग्नीट्यूड है, ठीक है। लेकिन वेक्टर स्केलर से कैसे अलग होता है, फिजिक्स में तुमने देखा होगा। तो वेक्टर के पास क्या होता है, इसमें लिखेंगे हम इट हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसके पास अपना मैग्नीट्यूड तो होते ही साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। फॉर एग्जांपल देखो कैसे, जैसे स्केलर क्वांटिटी है कि यहाँ से एक लाइन ही मान लो नॉर्मल, ये लाइन है, ठीक है। ये लाइन है 2 सेंटीमीटर की। अभी ये स्केलर क्वांटिटी क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये लाइन मान लो ए बी लाइन है, ये 2 सेंटीमीटर की, क्योंकि इसके पास इसका मैग्नीट्यूड तो है कि कितनी है, इसके डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सेंटीमीटर। लेकिन अगर इसको वेक्टर बनाना है तो यहाँ पे ऐसे अगर मैं लगा दूँ यहाँ पे, तो अब हमें पता चल गया कि इसकी डायरेक्शन कहाँ है, कि लाइन ए से बी की तरफ जा रही है। उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं हम, इस तरीके से लिखते हैं ए बी वेक्टर। इसका मतलब क्या है, ए से बी की तरफ कोई चीज़ जा रही है, ठीक है। तो ये तो हो गया वेक्टर। मतलब वेक्टर क्या होता है, जो जिसका मैग्नीट्यूड भी है कि मतलब ये 2 सेंटीमीटर उसका मैग्नीट्यूड हो गया। ये इस तरफ का एरो यानी कि यहाँ से उस तरफ को जाते हुए उसकी डायरेक्शन हो गई, ठीक है। अच्छा, नॉर्मल वेक्टर्स को कैसे लिखा जाता है, जैसे कि जो वेक्टर्स फॉर्म में हमें वेक्टर मिला करेंगे आगे क्वेश्चंस में। एक आध एग्जांपल के लिए मैं तुम्हें बताऊं, तो जैसे कि 2i 4j -7k। बेसिकली ये याद तुम्हें रखने की जरूरत नहीं है, ये हमें हर बार अलग ही मिला करेंगे। मेनली क्या होता है, तीन हमें 3D के हिसाब से तीन होते हैं इसमें, आई जे के, तो इनमें कैप लगाना पड़ता है, आई कैप जे कैप के कैप। यहाँ पे नंबर कुछ भी होंगे, कुल मिला के एक तरीके की ये एक मान लो ए वेक्टर है, ए वेक्टर दे रखा है। तो उसका एक नॉर्मल सा एग्जांपल है जिसमें हमें आई की फॉर्म में क्वेश्चन दिया होगा, आई जे और के, ये नंबर बदलते रहेंगे हमेशा। तो एक नॉर्मल सा वेक्टर का फॉर्म है। अब देखो अगर इस टाइप का वेक्टर होगा हमारे पास, तो हम ये कैसे पता लगा पाएंगे कि इसका मैग्नीट्यूड क्या है। देखो डायरेक्शन तो हम देख लेंगे कि कैसे कैसे होगा, लेकिन पहले तो मैग्नीट्यूड पता होना चाहिए। यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस इसमें 2 सेंटीमीटर साफ साफ दे रखा था, लेकिन इसका डिस्टेंस निकालने के लिए हमें इसका मैग्नीट्यूड निकालना आना चाहिए। देखो अब इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन तो चलो निकाल देंगे बाद में, ठीक है। अब मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, तो मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर मेनली क्या होता है, देखो दूसरी जो हमारी इक्वेशन है वो है बेसिकली लेंथ ऑफ द वेक्टर, यानी कि इस वेक्टर से अब लेंथ निकालने का वो तरीका, उसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। तो कैसे निकालते हैं, वो होता है हमारा √a² + b² + c²। यानी हमारे जो तीनों नंबर है ना, इन सबको जो ये हमारे नंबर्स के फॉर्म में होता है ना, बेसिकली जो नंबर होते हैं ए बी सी और ये ऊपर के नंबर, ये हमारे डायरेक्शन रेशियोज भी होते हैं, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे अभी। तो देखो इससे हमारा वेक्टर का इसका डिस्टेंस निकल जाएगा। तो ए कितना दे रखा है 2, यानी कि 2 का स्क्वायर, प्लस बी कितना दे रखा है 4, यानी कि 4 का स्क्वायर, और यहाँ पे है प्लस सी है, सी माइनस का 7 है, माइनस के 7 का स्क्वायर। अब इन सबको थोड़ा ओपन कर लेते हैं। 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 का हो जाएगा 16, और स्क्वायर ओपन करने के बाद ये जो 7 है ये भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो बन जाएगा 49, ठीक है। इन सबको और सोल्व कर लो फर्दर, तो कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 20 और ये 69 बन गया रूट, ठीक है। तो ये आंसर हो गया। यानी कि इसका मतलब क्या है कि इस वेक्टर से हमने यहाँ पे क्या निकाल दिया, एक डायरेक्शन निकाल दी, कम से कम इतने सेंटीमीटर तक का ये है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। अब बात करते हैं पोजीशन वेक्टर की। देखो पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का बेसिकली मतलब क्या है कि हमें पोजीशन पता है, उसका इनिशियल पॉइंट का है और टर्मिनल पॉइंट का है। देखो इनिशियल पॉइंट टर्मिनल पॉइंट का मतलब, जैसे कि मान लो मैंने एक डायग्राम बनाया, ये मेरे पास एक एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस है, ठीक है। नॉर्मल सा मैं डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें क्या है, यहाँ पे हमारे पास ये है एक इनिशियल पॉइंट, हमें पता है यहाँ पे 0 0 0 होता है, एक्स वाई जेड तीनों हमारे 0 होते हैं। इस सेंटर ओरिजिन बोलते हैं इसको ओ, यहाँ पे सब 0 होते हैं। अब मान लो कि यहाँ से मेरे को कोई एक पॉइंट है, ये यहाँ पे एक वेक्टर है जिसका मान लो एक्स वाई जेड, ये तीन उसके दे रखे हैं हमारे पास, वो रेशोज है, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो एक वेक्टर है, अब इसको पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। इसका इनिशियल पॉइंट हमें पता है, इसका टर्मिनल पॉइंट हमें पता है। देखो इसको बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, और इसको बोला जाता है टर्मिनल पॉइंट, ये जो लास्ट पॉइंट होता है हमारा टर्मिनल पॉइंट, ठीक है। अब देखो यहाँ से जो पोजीशन वेक्टर है, मान लो ये कोई भी वेक्टर है, इसके ऊपर मैंने आर लगा दिया कि ये आर वेक्टर है, ठीक है। तो आर वेक्टर की वैल्यू कैसे निकालेंगे हम लोग, यहाँ पे देखो क्या होती है, वो होती है अंडर रूट। देखो इसको इससे माइनस करेंगे, एक्स को अगर 0 से माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा,
एक्स ही बचेगा, यानी कि एक्स को 0 से माइनस करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस, अब वाई को 0 से माइनस करूँगा तो क्या वाई बचेगा, तो वाई स्क्वायर। बेसिकली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं यहाँ पे इसको इससे माइनस करके और ब्रैकेट में स्क्वायर में इस तरीके से लिख देते हैं। देखो z माइनस 0 का स्क्वायर, तो वो होता क्या बेसिकली 0 है दूसरा नंबर, तो ये तो z ही होगा ना, तो यहाँ पे आ जाएगा z स्क्वायर। ठीक है, ये एक तरीके से आर वेक्टर का वैल्यू निकल गया, यहाँ पे एक तरीके से मैग्नीट्यूड टाइप निकाल, जैसे हमने मैग्नीट्यूड यहाँ पे डिस्कस किया था। ठीक है, अब देखते हैं पोजीशन वेक्टर में क्लियर हो गया कि एक पोजीशन पता चल गई। अच्छा, इसको पॉइंट को नाम देते हैं P, तो ये O से P की तरफ जा रहा था, तो इसको हम OP इस तरीके से एड्रेस करेंगे, ये O से जा रहा है P की तरफ, जैसे यहाँ पे A से B की तरफ हमने देखा था। ठीक है, अब बात करते हैं कि डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं। डायरेक्शन कोसाइंस बेसिकली क्या होते हैं, मैं तुम्हें फिर से डायग्राम बनाता हूँ। देखो, जैसे मान लो ये हमारा एक्स वाई और जेड एक्सिस है। ठीक है, अब इसमें मान लो कोई एक पॉइंट यहाँ पे 3D स्पेस में यहाँ पे है, और यहाँ से एक वेक्टर इस तरीके से जा रहा है, वो वेक्टर कोई भी वेक्टर है, आर ही वेक्टर मान लेते हैं दोबारा से, इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे इस बार, तो ये वेक्टर मान लो आर वेक्टर है ये। अब ये जो वेक्टर है ये क्या करेगा, ये एंगल क्रिएट करेगा। देखो, ये एक्स एक्सिस के साथ कोई एंगल क्रिएट करेगा जिसको हम अल्फा मान लेंगे, वाई एक्सिस के साथ इस लाइन का कोई एंगल बनेगा जिसको हम बीटा मानेंगे, और जेड एक्सिस के साथ इस लाइन का कोई एंगल बनेगा जिसको हम गामा मान लेंगे। ठीक है, तो बेसिकली डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, वो ये होते हैं द कोसाइन ऑफ द एंगल्स, कोसाइंस ऑफ द एंगल्स, यानी जो ये जितने भी एंगल्स है ना, इनके कोसाइंस फॉर्म है। इसको अब किस तरीके से लिखा जाता है, इसको लिखते हैं हम लोग कोस अल्फा, कोस बीटा और कोस गामा की फॉर्म में लिख देते हैं, और इन्हीं को और इस तरीके से भी डिनोट किया जाता है एल एम एन रिस्पेक्टिवली, यानी कि कोस अल्फा को हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, कोस बीटा को हम एम से, और कोस गामा को एन से। ठीक है, तो डायरेक्शन कोसाइन भी क्लियर हो गए। अब बात करते हैं डायरेक्शन रेशियोज की। डायरेक्शन रेशियोज के बारे में मैंने तुम्हें अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था कि डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं। ये जो है ना, इनके फर्स्ट नंबर्स, ये वाले जो एक तरीके से हम कह सकें जो मैथमेटिकल नंबर्स होते हैं, वो है ये वाले डायरेक्शन रेशियोज। तो हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, these are the constants बोल सकते हैं, constants with, या फिर न्यूमेरिक कांस्टेंट बोल देते हैं, न्यूमेरिक कांस्टेंट्स विद वेक्टर। ये जो वेक्टर फॉर्म है हमारे पास आई जे के, इन सब के साथ ये जो कांस्टेंट नंबर्स हैं, ठीक है, ये हैं हमारे डायरेक्शन रेशियोज, जिनको हम ए बी सी से डिनोट करते हैं, ए बी सी। और इसके अलावा ये जो है ए बी सी, ये प्रोपोर्शनल होते हैं किसके, डायरेक्शन कोसाइन के, एंड दीज आर प्रोपोर्शनल विद डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन कोसाइंस। इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज ये हो जाएगा हमारा जैसे a बाय एल, ठीक है, इक्वल टू b बाय एम एंड इक्वल टू c बाय n, और ये सारे के सारे इनके वैल्यूज बराबर ही आएंगी। यानी कि अगर मान लो a डायरेक्शन रेशो है और उसके नीचे मैं डायरेक्शन कोसाइन लगा दूं और उसको कट करें, जैसे फॉर एग्जांपल ये चाहे ज़्यादा या कम किसी भी तरीके से हो, जैसे मान लो एक वेक्टर दे रखा है तो उसका डायरेक्शन रेशो हमने निकाल दिया, डायरेक्शन कोसाइन हमने निकाल दिया। अब अगर ए वेक्टर दे रखा है, ठीक है, ए वेक्टर मान लो कहीं 50 दे दिया और इसका डायरेक्शन कोसाइन कुछ अलग आ गया, रूट में आंसर आ गया, इस तरीके से करने पे कुछ भी आ गया, तो जब हम उनको कट करेंगे जो एक वैल्यू आएगी, वही वैल्यू बी और एम को कट करने पे भी आएगी और सी और एन को भी कट, तभी ये सब बराबर भी हैं और इक्वल किसी एक नंबर के भी हैं, वो जो एक हर बार एक आया करेगा उसके इक्वल भी रहेंगे। ठीक है, तो ये तो था तुम्हारा अभी इंट्रोडक्शन की वेक्टर पोजीशन, वेक्टर डायरेक्शन रेशियो, डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है, और अभी देखते हैं इसके आगे और भी है इसका इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो अब हम आगे का इंट्रोडक्शन डिस्कस करते हैं। देखो, इसमें एक रिमार्क है, मतलब कि जो एल स्क्वायर जो हमने एल एम एन पढ़े थे ना डायरेक्शन कोसाइन, उन तीनों का अगर स्क्वायर करके प्लस कर दिया जाए तो 1 के इक्वल आता है। ठीक है, एक तो पहला ही रिमार्क है, और बाकी ये थोड़ा 6 वेक्टर के बारे में, जैसे मैट्रिक्स में होता है ना। तो देखो, जीरो वेक्टर क्या होता है, जीरो वेक्टर का मतलब है जिसमें आई जे के तीनों की वैल्यू जीरो हो, या बेसिकली उसको इस तरीके से डिनोट किया है जैसे ए से ए की तरफ जा रहे हैं, यानी कि अगर हम किसी डायरेक्शन, देखो अगर हम डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं कहीं से, पर ए पॉइंट पे ए पे ही जा रहे हैं, तो पहले से ही पहुंचे हुए हैं, यानी कि डिस्टेंस कवर होएगा ही नहीं, तो इसलिए वो वेक्टर जीरो वेक्टर होता है, क्योंकि जहाँ पे डिस्टेंस बिल्कुल जीरो है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से आगे हम ए से बी पे जाएं, ए से सी पे जाएं तो डिस्टेंस तो ट्रेवल होगा,
पर जिसमें कोई भी वैल्यू कहीं से 0 से ज़्यादा ना हो तो वो 0 वेक्टर में आ जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट वेक्टर की। देखो यूनिट वेक्टर क्या होता है, जैसे हमने मैग्नीट्यूड निकाला सीखा था ना कि कोई वो 3 वेक्टर थे, उनका 1 ए बी सी वाला पार्ट लिया नंबर वाला, उनको स्क्वायर करके अंडर रूट कर रहा था, तो कुछ वैल्यू आई थी हमारी √69 आई थी, ठीक है। तो उसमें अगर वैल्यू 1 आने लगे ना तो वो यूनिट वेक्टर होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं को इनिशियल वेक्टर। देखो को इनिशियल वेक्टर क्या होता है, को इनिशियल का मतलब है जिनका इनिशियल पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट सेम हो। जैसे मान लो ये एक वेक्टर है, मान लो ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, ये ए बी और ए ओ बी, मतलब ओ ए और ओ बी, ठीक है। इन दोनों का इनिशियल पॉइंट सेम है 0, यहीं से मतलब 0 ही बेसिकली ओ, वहीं से शुरू किया था दोनों ने। अभी कितना भी आगे जाए रहेंगे तो इनका इनिशियल पॉइंट सेम ही रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं कोलिनियर। कोलिनियर वेक्टर का क्या मतलब है, कोलिनियर का मतलब है या तो वो पैरेलल एक, मतलब देखो या तो वो पैरेलल ट्रेवल कर रहे हैं, या ये भी यहाँ जा रहा है ये भी यहाँ जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल पैरेलल पैरेलल साथ साथ चल रहे हैं, या तो फिर वो साथ साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। जैसे कि एक ए बी वेक्टर सी डी वेक्टर एक ही लाइन पे आगे बढ़े जा रहे हैं, सी डी जहाँ से जा रहा है वहाँ से ए बी भी जाता रहा है, और जो ई और एफ है वो उसके बिल्कुल पैरेलल पैरेलल चलता है। तो ये पैरेलल कंडीशन हो चाहे सेम कंडीशन कोइंसिडेंट वाली कंडीशन हो, दोनों में ही कोलिनियर वेक्टर होता है, ठीक है। इक्वल वेक्टर की बात करें जिसमें सेम मैग्नीट्यूड हो और सेम डायरेक्शन हो, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इक्वल वेक्टर, जैसे ये हमारा 2 सेंटीमीटर की एक लाइन है जिसके पास ये 2 सेंटीमीटर उसका मैग्नीट्यूड हो गया और डायरेक्शन उस तरफ की है, ठीक है, ए बी मान लेते हैं। और यहीं पे ही मान लो कहीं पे सी डी है, या नीचे भी मान सकते हैं इसको, सी डी है यहाँ पे, ये भी 2 सेंटीमीटर का है, डायरेक्शन इसकी भी आगे की तरफ है, ठीक है। और इसके बिल्कुल पैरेलल, ये देखो वही बात है, या तो पैरेलल होना चाहिए, तो ये पैरेलल है एक तरीके से, या तो मैं सामने बना देता, तो ये पैरेलल है। अब पैरेलल है तो मतलब क्या, डायरेक्शन बिल्कुल सेम है उस तरफ को, और इसका जो मैग्नीट्यूड है 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर वो भी सेम है, ठीक है। तो इसीलिए ये इक्वल वेक्टर, जिसमें मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों सेम होती है, ठीक है। नेगेटिव वेक्टर की बात करें, जैसे कि एक वेक्टर है ए वेक्टर, ए नेगेटिव का मतलब है डायरेक्शन बिल्कुल अपोजिट। जैसे ये नेगेटिव की बात करें, ये ए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, मान लो ये ए ही जा रहा है यहाँ पे, ए नेगेटिव यहीं से पीछे से भी स्टार्ट हो सकता है, मतलब इनिशियल पॉइंट सेम भी हो सकता है, ठीक है। और बात करें अगर ए इस तरफ जा रहा है तो जरूरी नहीं है सेम हो, वो ऐसे भी जा सकता है। तो ये ए है, ये ए नेगेटिव है, तो मतलब वेक्टर तो हमें पता है नेगेटिव हो सकता है, तभी तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, नाम ही वेक्टर है। अब ये जो जगह मैंने छोड़ रखी है, ये मैंने छोड़ी इसको प्रूफ करने के लिए। देखो रिमार्क जो हमने किया था एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है। तो जरा इसको प्रूफ करते हैं कि ये कैसे 1 के इक्वल होता है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो, अगर मान लो ये हमारा वही 3D स्पेस था, ठीक है, जिसमें हमने कोसाइंस वैल्यू लिखी थी कई सबकी, तो मान लो जैसे यहाँ पे हमने एक वेक्टर डाल दिया, ये है ओपी वेक्टर है, ओपी वेक्टर बनाते कोई सा वेक्टर है, ठीक है। यहाँ से एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक्स एक्सिस के साथ अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस के साथ बीटा बना रहा है, और इसके साथ बना रहा है गामा। कहने की बात है मतलब 3 एंगल बना दिए इसमें, जो हमने पहले देखे थे, ठीक है। अब हम इसको प्रूव कर रहे हैं, तो देखो सबसे पहले अगर मान लो ये एक एक्सिस है, इसके साथ एक एंगल बना रहा है, एंगल बनाने हमें एंगल निकालना है यहाँ पे, ठीक है। एंगल निकालने के लिए हमने क्लास 10th में एक 9 चैप्टर पढ़ा था, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है। उसके हिसाब से ये आर वेक्टर था हमारा, इसको हम आर वेक्टर मान के चल रहे हैं ना, ये ओपी को। यहाँ से मान लो एक डॉटेड लाइन खींची मैंने सीधी सीधी, ये एक्स मान लो, तो यही डॉटेड लाइन वाई एक्स, मतलब जो वाई है बीटा वाला, बीटा वाले एंगल के साथ भी खींची है मैंने। और ये जो जेड है, जैसे मान लो हवा में है, जैसे मान लो ये तो एक्स ऐसी स्पेस है 3D स्पेस, तो ये मतलब मार्कर यहाँ पे है, एक्स एक्सिस के साथ यहाँ पे लाइन खींची है, वाई के साथ भी खींची है मैंने, और जेड के साथ भी सीधी सीधी खींची है, ठीक है। तो वो एक्स वाई जेड से डिनोट कर दी। जैसे ये अल्फा के साथ मैंने एक्स मान लिया, बीटा के साथ जहाँ पे भी था, ये बीटा एंगल जहाँ बना था उसके साथ उसको वाई मान लिया, और जो गामा था उसको मैंने जेड मान लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एल की वैल्यू देखो, एल की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले एल की वैल्यू होगी हमारी एक्स बाय आर। एक्स बाय आर देखो कैसे, ये आर हमारा देखो एल क्या है बेसिकली, पहले एल ही देख लो। एल हमारा डायरेक्शन कोसाइन है। अब डायरेक्शन कोसाइन का क्या मतलब है, कोस, कोस एल्फा। अब देखो कोस क्या होता है, कोस बेसिकली क्या था, हमें अल्फा की तो वैल्यू चाहिए, कोस होता है हमारा बी बाय एच, यानी कि बेस बाय हाइपोटेनस, ठीक है। अब देखो इसकी बात करें, एंगल अगर यहाँ पे हमारे पास इस तरफ है, ठीक है, तो ये एक यहाँ से ले लिया इसने एक्स, ठीक है, एक्स एक्सिस ये वाला हो गया, ये एक्स और ये आर, बेस बाय हाइपोटेनस ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। इसकी बात नहीं कर रहे यहाँ पे, बेस ये हो गया और हाइपोटेनस यानी एक्स बाय आर, तो ये बन गया हमारा कोस एल्फा। कोस एल्फा क्या, कोस एल्फा बेसिकली कोस एल्फा ही हमारा एल है, तो एल हो गया हमारा एक्स बाय आर, एम हो गया हमारा वाई बाय आर, और एन हो गया हमारा जेड बाय आर। क्योंकि उसमें क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनस, हाइपोटेनस तो आर ही है, सबका ही आर है, और ये एक्स के साथ एक्स, वाई के साथ वाई और जेड के साथ जेड, तो एल एक्स बाय आर, एम वाई बाय आर, ऐसे ऐसे करके तीनों हो गए। अब क्या बोला, इन तीनों को अगर हम स्क्वायर करके प्लस कर दे तो 1 आना चाहिए, ये हमारी कंडीशन है।
तो अब मैं इनको इस कंडीशन में लिखता हूँ, एल स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इक्वल टू 1 नहीं लिखूंगा, पहले इनको बस इतना करते हैं। तो एल स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स बाय आर का स्क्वायर प्लस वाई बाय आर का स्क्वायर प्लस जेड बाय आर का स्क्वायर। इससे क्या बनेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर आर स्क्वायर। क्लियर। यहाँ पे मैं ले लेता हूँ इसका एलसीएम, इसका एलसीएम ले लेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब देखो ये 1 कैसे बनेगा। अभी हमने एक कंडीशन देखी थी, कंडीशन थोड़ी देर पहले क्या देखी थी हमने, एक पोजीशन वेक्टर तुमने तो लिखा ही होगा। पोजीशन वेक्टर में ऊपर हमने क्या देखा था कि उस आर की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी, आर की वैल्यू आई थी अंडर रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। वहाँ से मैं इसकी वैल्यू उठाऊंगा अभी, आर की वैल्यू। अगर आर ये है, ठीक है, तो आर स्क्वायर क्या होगा, अगर मैं दोनों का स्क्वायर कर दूं इधर भी और इधर भी, तो इससे ये रूट हट जाएगा, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। यहाँ से मैं आर की वैल्यू चेंज कर दूंगा, ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऊपर है और नीचे मैंने आर की वैल्यू देखो अभी क्या लिखी है यहाँ पे, आर की वैल्यू ओपी वेक्टर से निकाली अभी, जो हमने ओपी वेक्टर को पहले प्रूफ कर रखा था ना। तो यहाँ से आर स्क्वायर जब मैंने इसमें स्क्वायर किया उसमें स्क्वायर किया तो उसका रूट हट गया, तो यानी कि ये रह गया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी बिल्कुल सेम है इसलिए इसकी वैल्यू 1 आ गई। ये था रिमार्क की इसकी वैल्यू 1 की होती है, ठीक है, ये वाला हो गया। अब आते हैं इसकी जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है ना, वो अभी तो बेसिकली जितना मैं तुम्हें करा रहा हूँ उसमें छोटी छोटी चीज़ें ये यूज़ होंगी, लेकिन बाद में इसमें नेक्स्ट एक्सरसाइज में मेन क्वेश्चंस भी हैं कई सारे, ठीक है। तो अब हम आते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स पे। देखो क्वेश्चंस कैसे हैं, 5 ही क्वेश्चन थे इसलिए मैंने एक साथ ही लिख दिए सारे, ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है कि हमें रिप्रेजेंट करना है ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर। देखो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्टेंस नहीं, डिस्टेंस हमारे डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो स्केलर क्वांटिटी में हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया जाता है, यानी कि यहाँ से लेके वहाँ तक की दूरी है। लेकिन इसमें क्या बोला है, साथ में डायरेक्शन भी दे रखी है कि 30 डिग्री वहाँ से नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी मतलब ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब है नॉर्थ में थोड़ा सा ईस्ट की तरफ, ठीक है। तो इसको ग्राफिकली बनाना है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं, देखो बड़े आराम से बना देंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल के मैं सीधा यहाँ पे बना दिया ये पोजिशंस, ठीक है। यहाँ पे ये है हमारा ईस्ट, ये है साउथ, ये है वेस्ट और ये है नॉर्थ, ठीक है। हमें क्या बनाना है, हमें बताना है इसमें कि 40 किलोमीटर, ठीक है, 40 किलोमीटर बनाना है, ठीक है। और उसमें बोल रखा है 30 डिग्री, यानी कि यहाँ से ईस्ट ऑफ नॉर्थ का क्या मतलब है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का मतलब ये है कि नॉर्थ से थोड़ा ईस्ट की तरफ। अगर यहाँ पे होता ना जैसे नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यानी ईस्ट से थोड़े नॉर्थ की तरफ, तो अभी नॉर्थ ऑफ ईस्ट बोला यानी कि नॉर्थ मेन है, ठीक है। तो ये हम करेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा एक 30 डिग्री का एंगल क्रिएट कर देंगे। ये हमें रफली बनाना है, ठीक है। तो ये 30 डिग्री का एंगल है मान लें यहाँ पे, और इसमें यहाँ पे बना दिया हमने ये 10-10 डिग्री के, ये एक तरीके से ये जो 4 हैं, तो ये 10, 20, 30 और 40 किलोमीटर ये बना दिया हमने। इसको नाम दे दो ओ और ए, ये हमने ओ ए रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। बस इतना ही था इसमें, ग्राफिकली हमें ये बताना था कि मतलब इसको रिप्रेजेंट करना था कि एक ईस्ट ऑफ नॉर्थ से 30 डिग्री का 40 किलोमीटर दूर तक का रास्ता, ठीक है, वो हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना था। तो पहला तो हो गया। अब बात करते हैं, देखो इसमें फाइंड द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, या फिर स्केलर एंड वेक्टर पहले निकालेंगे। तो बड़ा आसान सही है। स्केलर देखो, स्केलर क्या है, जिसके पास सिर्फ अपनी डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन नहीं मैग्नीट्यूड होगा, और वेक्टर जिसके पास अपनी डायरेक्शन भी होगी मैग्नीट्यूड के साथ साथ, या फिर जो नेगेटिव भी हो सकता है, वो वेक्टर होते हैं, ठीक है। तो देखो अब केजी की बात करें, किलोग्राम, किलोग्राम क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? नेगेटिव का मतलब है या तो किसी का वजन 10 ग्राम है, 5 ग्राम है, या तो नहीं है। पर ऐसा नहीं है कि -10 है, तो यानी कि ये तो हमारी स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर पहली। इसकी बात करें, देखो यहाँ पे 2 मीटर नॉर्थ ईस्ट यहाँ पे बता रखा है, ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन भी दे दी, यानी कि ये वेक्टर क्वांटिटी है। देखो अभी अभी हमें वहाँ पे डायरेक्शन दिखे ना, जैसे नॉर्थ वेस्ट, यानी कि इसमें बोला है कि नॉर्थ से वेस्ट की तरफ थोड़ा सा, ठीक है। अब ये 40 डिग्री, अब डिग्री का हिसाब देखो, जैसे हम कोई भी एंगल बनाते हैं, क्या वो एंगल कभी नेगेटिव में जा सकता है? जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने इधर को 30 कर दिया, लेकिन अगर मैं इसको उस तरफ करता तो भी 30 ही होता, नेगेटिव 30 नहीं होता। तो यानी ये भी नेगेटिव में नहीं जा सकता, तो ये स्केलर है। और अगर फिजिक्स तुमने पढ़ी है तो जो वोट है, वोट है जैसे हमारे बिजली का बिल आता है, नेगेटिव में नहीं आ सकता। फॉर एग्जांपल हमें पता है किसी भी तरीके से होता है, तो वो भी स्केलर है। इतना तो फिजिक्स में पता ही है। जो चार्ज होता है वो भी कभी नेगेटिव में नहीं होता। अब तुम बोलोगे कि चार्ज के वो होता है कि नेगेटिव चार्ज होता है, वो उस चार्ज की बात नहीं है। चार्ज की जो बेसिक ये कूलाम वैल्यू ना, ये नेगेटिव नहीं, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी ये भी, ठीक है। और इसकी बात करें, क्योंकि इस पास डायरेक्शन नहीं है ना, सिर्फ चार्ज दे रखा है हमें, ये थोड़ी बोल रखा है यहाँ से वहाँ ट्रेवल करा, सब कुछ भी नहीं, ठीक है। इसकी बात करें 20 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब यहाँ पे ये है एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन क्या होती है? एक्सेलरेशन होती है वेलोसिटी बाय टाइम। अब वेलोसिटी देखो, स्पीड क्या है? स्पीड हमारी
स्केलर क्वांटिटी, लेकिन वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी कि ये जो दे रखा है ये भी वेक्टर है, क्योंकि वेक्टर से बना है तो वेक्टर ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि वेलोसिटी बाय टाइम वेलोसिटी वेक्टर है। अब एक्सेलरेशन का फॉर्मूला अगर वेलोसिटी से बना है तो फिर एक्सेलरेशन भी वेक्टर हो गई, ठीक है। अगला है क्लासीफाई द स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटीज, यानी इन सब में से स्केलर और वेक्टर बतानी है हमें, ठीक है। टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड क्या होगा, सबसे पहले देखो टाइम पीरियड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, नेगेटिव नहीं हो सकता तो स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर। डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस भी कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये भी स्केलर क्वांटिटी है। फोर्स की बात करें, फोर्स बिल्कुल नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरीके से हो सकती है, हमने तुमने न्यूटन के लॉ में पढ़ा होगा, ठीक है। तो फोर्स जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, हम वो लिखते नहीं है जैसे ये ए बी फोर्स है और माइनस ए बी भी लिख देते हैं, क्योंकि फोर्स नेगेटिव हो सकते हैं। मान लो मैं किसी को धक्का दे रहा हूँ और वो जैसे मान लो दीवार को धक्का दे रहा हूँ मैं, तो मैंने अपनी तरफ से पॉजिटिव लगा रखे है, तो जो दीवार से मुझे मिल रहा है वो तो नेगेटिव फोर्स है ना मेरे लिए, है ना, सीधी सी बात है। अब बात करते हैं वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या है, देखो वेलोसिटी अभी मैंने तो अभी भी बताया था कि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी किससे बनी है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर क्वांटिटी। अब जो डिस्प्लेसमेंट से बना है इसी का फॉर्मूला, तो वो खुद वेक्टर है तो ये भी वेक्टर होगा। वर्क डन क्या है, वर्क डन हमारी स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि काम जो हो सकता है वो कभी नेगेटिव में नहीं हो सकता, पॉजिटिव में ही होता जाएगा, ये तो जीरो होगा, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी बेसिकली। आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या है कि एक स्क्वायर दे रखा है बोरा, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग वेक्टर्स, यानी ये जो जो बोल रखा है उसको आइडेंटिफाई करना है इस तरीके से, ठीक है। को इनिशियल, इसमें कोई दो वेक्टर को इनिशियल जो एक ही जगह से शुरू हो रहे हैं, देखो ए वेक्टर यहाँ से शुरू हो रहा है, डी वेक्टर भी यहीं से शुरू हो रहा है इस पॉइंट से, तो को इनिशियल वेक्टर कौन से हो गए हमारे, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, ए वेक्टर एंड डी वेक्टर, ये दोनों के दोनों कैसे हैं, को इनिशियल। अब बात करते हैं इक्वल वेक्टर, इक्वल वेक्टर क्या होता है, जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और मैग्नीट्यूड भी सेम हो, ठीक है। अब बात करते देखो मैग्नीट्यूड स्क्वायर है, ऑब्वियस बात है, स्क्वायर है, स्क्वायर तो मैग्नीट्यूड तो सबका ही सेम है, ये दो है, ये सारे दो है, मैग्नीट्यूड तो बराबर है, डायरेक्शन देखनी पड़ेगी। जैसे फॉर एग्जांपल जिनकी डायरेक्शन भी सेम हो और कौन से होंगे, ये देखो डी वेक्टर नीचे की तरफ जा रहा है, बी वेक्टर भी नीचे की तरफ जा रहा है, कंफ्यूज मत होना, नीचे की तरफ ही जा रहा है, ठीक है, यहाँ से और यहाँ से, तो डायरेक्शन तो दो दो थी, और मतलब मैग्नीट्यूड तो इनका दो दो था ही, डायरेक्शन भी सेम है, तो हमारा कौन कौन से, डी वेक्टर एंड बी वेक्टर आर इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। अगला क्या बोला है कि कोलिनियर होने चाहिए बट नॉट इक्वल होने चाहिए। कोलिनियर का मतलब है कि पैरेलल, पैरेलल चल जाते हैं कोलिनियर में, कोलिनियर पैरेलल या तो सेम जगह से शुरू होना, तो सेम जगह से शुरू हो ही नहीं सकते, क्योंकि एक यहाँ जा रहा है तो दूसरा नीचे मुड़ गया, आगे तो जा ही नहीं रहा, तो पैरेलल ही देखना पड़ेगा। पैरेलल होने चाहिए पर इक्वल नहीं होने चाहिए, यानी कि इसका मतलब क्या है कि पैरेलल तो हो पर देखो इक्वल वेक्टर क्या होता है, इनका मैग्नीट्यूड सेम हो, वो तो सबका ही है, पैरेलल भी सारे हैं, इसका मतलब ये नहीं है, पर हमसे पूछा गया है कोलिनियर होने चाहिए पर इक्वल नहीं होने चाहिए, नहीं होंगे कब नहीं होंगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक इक्वल वेक्टर में मैग्नीट्यूड तो सेम है, डायरेक्शन की बात करें अगर कोई इधर जा रहा है और कोई इधर जा रहा है तो काम बन जाएगा, ठीक है, तब वो इक्वल नहीं होंगे क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग हो गई ना। अब देखो ये हमारे पास ए वेक्टर इधर जा रहा है, सी वेक्टर इधर जा रहा है, बात खत्म। ए वेक्टर इनका मैग्नीट्यूड तो भले ही सेम है पर डायरेक्शन अलग है तो इक्वल नहीं है, पर कोलिनियर तो है, कोलिनियर है क्योंकि पैरेलल है, लेकिन इक्वल इसलिए नहीं है क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग जगह जा रही है, ठीक है। अब आते हैं ट्रू फॉल्स पे, देखो ट्रू फॉल्स आ रही है, सिंपल से देखते हैं क्या बोल रही है। अब बोला है कि ए वेक्टर और नेगेटिव ए वेक्टर क्या कोलिनियर हो सकते हैं, मैंने तुम्हें उसी में बताया था कोलिनियर वाले में कि एक वेक्टर जैसे ए वेक्टर ही मान लो, तो नेगेटिव ए यहाँ से भी शुरू हो सकता है, यहाँ से, अभी कोलिनियर ही तो है लाइन, कोलिनियर एक लाइन या फिर पैरेलल एक ही बात होती है, तो वो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों एक साथ हो सकते हैं, तो क्या पहला ट्रू हो गया कि हो सकता है पहला, ठीक है। दूसरे की बात करते हैं, टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड, मान लो कि दो कोलिनियर वेक्टर हैं, कोलिनियर वेक्टर का मतलब है पैरेलल पैरेलल चल रहे हैं या तो एक दूसरे के साथ साथ चल रहे हैं, तो क्या उनका मैग्नीट्यूड हमेशा बराबर होगा। एग्जांपल से देख लेते हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल एक ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, दोनों पैरेलल है, पर क्या इसका मैग्नीट्यूड छोटा नहीं रहेगा इसके इसके मुकाबले, ये सी डी, इसका जरूरी ये मतलब नहीं है कि हर वो वेक्टर जो होगा वो कोलिनियर हो तो साथ में उनका मैग्नीट्यूड भी बराबर हो, क्या पता कोई वेक्टर यहीं खत्म हो गया कोई वेक्टर आगे तक चलेगा, पर कोलिनियर है पर मैग्नीट्यूड सेम नहीं है, तो दूसरा क्या हो गया हमारा फॉल्स, उनका हमेशा सेम मैग्नीट्यूड नहीं होगा, कोलिनियर होने का मतलब नहीं है कि मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ठीक है। आगे है टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, दो वेक्टर है जिनके पास सेम मैग्नीट्यूड है, तो क्या वो कोलिनियर होंगे। अब देखो मान लो ये चारों वेक्टर थे, इनके पास सेम मैग्नीट्यूड था, ए बी सी डी जो स्क्वायर था हमारा, तो क्या ये कोलिनियर थे, कोई कोलिनियर कैसे हो सकता है। देखो ये ए वेक्टर और बी वेक्टर, अब ये तो पता है ये काफ़ी ज़्यादा मतलब सस्ता सही सवाल है बिल्कुल ही, मतलब क्या बोलूँ इसके बारे में। देखो दो वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड, अब 3D स्पेस हमारा बहुत बड़ा है, ये तो मेरा ब्लैक बोर्ड दिख रहा है तुम्हें 2D स्पेस है मान लो, तो इसी में मैं तुम्हें बता देता हूँ कि वो क्यों नहीं होंगे। तो 3D तो मतलब बाहर की भी दुनिया हो गई। देखो देखो
टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड, मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक किसी की √2 सेंटीमीटर है, मैग्नीट्यूड सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब कोई दूसरा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यहाँ बना दूं मैंने, मान लो यहाँ बना दिया, ऐसे की तरफ जा रहा है, √2 सेंटीमीटर। अब इनका मैग्नीट्यूड सेम है तो क्या जरूरी है कोलिनियर होंगे ही होंगे? जब इस ब्लैक बोर्ड में ही इतने सारे रास्ते हैं, इनको ऐसे भी बना सकता हूँ तो भी कोलिनियर नहीं होंगे, तो 3D स्पेस में तो कोई मतलब ही नहीं है कि जो वेक्टर उनका मैग्नीट्यूड सेम हो तो जरूरी वो कोलिनियर होंगे, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, ये तो मैंने सिर्फ बोर्ड में बताया, देखो बोर्ड में ही कितने रास्ते खुल गए इसके कोलिनियर ना होने के, तो 3D स्पेस में इस तरफ इस तरफ इस तरफ कहीं पे भी तो कोलिनियर नहीं होंगे। अगला लास्ट पॉइंट है हमारा, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड। देखो दो कोलिनियर वेक्टर हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है, तो क्या वो इक्वल भी होंगे? मतलब जरूरी है कि वो इक्वल भी होंगे, और इसका जवाब हमने यहाँ देखा था। ठीक है, देखो इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड सेम था, दो 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 या दो क्या स्क्वायर था, कितना भी हो, 16 16 16 16, तो मैग्नीट्यूड सेम था, यानी कि ये स्क्वायर हमारा मैग्नीट्यूड को तो टिक कर रहा है, इस वाले की बात करें। और कोलिनियर का मतलब क्या है कि पैरेलल तो है, तो क्या कोलिनियर होना और मैग्नीट्यूड सेम होना इक्वल हर बार दिखा सकता है? बिल्कुल नहीं दिखा सकता। क्यों नहीं दिखा सकता? देखो जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा एक वेक्टर है 17 सेंटीमीटर, इस तरफ को जा रहा है ए वेक्टर, ठीक है, ये बी वेक्टर ऐसे हो गया 17 सेंटीमीटर, ये बी वेक्टर है, तो क्या ये सेम है? सेम नहीं है। क्यों? क्योंकि डायरेक्शन तो अलग है। अब देखो डायरेक्शन अलग है, कोलिनियर तो है, लेकिन डायरेक्शन अलग हो गए तो इक्वल को क्या चाहिए होता है, इक्वल वेक्टर्स को उसको डायरेक्शन भी सेम चाहिए होती है और मैग्नीट्यूड भी सेम चाहिए होता है। मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन देखो डायरेक्शन का क्या है, एक इधर जा रही है एक उधर जा रही है, पर कोलिनियर तो है। देखो हमने कोलिनियर भी बता दिया इसको और मैग्नीट्यूड भी सेम बता दिया, तब भी इक्वल नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है तो ये भी फॉल्स है। तो ये छोटी सी एक्सरसाइज थी, सस्ती थी, ठीक है, ये निपट गई है। अब मिलते हैं, वैसे एक्सरसाइज का नाम तो लिखा ही नहीं मैंने, एक्सरसाइज 10.1 छोटी सी थी, 10.2 में मिलते हैं। दैट्स इट।